any condition for the surface? Should have different density. When you are telling about the surface, then surface के लिए ऐसा होगा, it should be a surface with separated to me. Different. Yes. So when light travels from one transparent medium to another transparent medium, at the surface separating two media bends, and this phenomenon, this property of light is called. This is a proper definition when you are telling मुझे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा. ना उसमें हमने एक चीज लिखा है, must be a transparent medium. Transparent medium होता है तो उसके पास एक property होता है, and that property is called refractive index. So can anyone tell me that what is refractive index? पढ़ता है तो नेचुरल फ्लो में पढ़ लेता, बर्डन लेने नहीं बनाओ. You can give your best output when you are on the natural flow. फिर आपका नेचुरल फ्लो में बनाओ ना करो तो देवा तो नेचुरल फ्लो में जाके जनरेट और अगला बना चेंज होगी भी तो जैसा नहीं भी भूल जाए. Study in your natural flow and give your best output. Yes. Speed of light in vacuum to the speed of light in. Exactly. The absolute refractive index होता है C/V का रेशियो, ऐसा आपको बताया गया. Greater the ratio, denser the mean. When I'm telling about the density in this case, that is optical density. Density और optical density different. फिर आपको मैंने कुछ ऐसा बताया होगा कि एयर मीडियम वैक्यूम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है 1. बाकी कोई भी मीडियम का ले लो उससे ज्यादा है, क्योंकि बाकी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो उसकी लाइट का स्पेक्ट्रम कम नहीं होगा. हां, क्योंकि C/V रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंटीग्रेटर ए का सबसे छोटा होता है. ग्रेटर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर द ऑप्टिकल डेंसिटी. जितना ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा उतना स्पीड कम. So on the basis of this we have taken laws of refraction. इसमें एक लो बहुत ही आईएमपी है. रिफ्लेक्शन वर्ड आपको कहीं पे दिखे न्यूमेरिकल में तो वो लगा ही देना है बाय डिफॉल्ट, तो वो न्यूमेरिकल आपका आधा तो सॉल्व हो जाएगा. That is called. If I ask you that if light travels from a refractive index n1 या eta1 making an angle of incidence to be I to the medium having a refractive index eta2 making an angle of refraction R, then what will be a mathematical statement for this thing? एक करता वजन लोगों को खबर हो तो पता जोड़े बोल सकते हो चालसे ना कि उनकी होगी. n1 sin I is equal to n1 sin I is equal to sin. नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम तो नो मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूनिट से. अगर इतना आपको पता है उसके बाद हमने एनालिसिस देखी. फिर इसमें आईएमपी डेरिवेशन जो मैंने आपको ठीक भी करवाया तो उसमें से सबसे ज्यादा पूछने का प्रोबेबिलिटी है ही. एक आपको करवाया होगा सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस का डेरिवेशन, यू नो माइनस n1 by u by v और ऐसा कुछ डेरिवेशन आपको करवाया होगा फॉर सिंगल रिफ्लेक्टिव सरफेस. Yes. That's my idea. And उसके बाद हमने किया by means to lens maker formula. Again an IMP derivative. ये दो में से एक पूछने की प्रोबेबिलिटी है. अब ये जो कंटेंट मैं आपको लिखवाता हूँ that goes by T4 filters. Last 6 to 7 years पेपर चेकिंग में हम जाते हैं तो वहाँ पे जो मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की जिसके मार्क हम कट करते हैं वो हम भी रेक्टिफाई करते हैं. और फिर मैं आपको करवाता हूँ तो आपकी वो मिस्टेक ना हो. फिल्टर पास हो तो करवाता हूँ. नेक्स्ट ये हो गया. तो फिर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी कुछ करवाया होगा, वो 2 मार्क का क्वेश्चन था। राइट द शॉर्ट नोट ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड देन टाइप्स ऑफ लेंसेज और उसके न्यूमेरिकल सब करवा दिए। I think so this is the content that we have covered. So then next an IMP topic again is આજે પાછું તમારો એક્સ્ટ્રા બી લેક્ચર્સ બપોરે હશે, તો અત્યારે એવું કરાવું છું થિયરી કરાવી દઉં છું, બપોરે જે સેશન થશે એમાં ન્યુમેરિકલ એના રિલેટેડ. Basically this chapter divides in a 3 parts. पहला होता है रिफ्लेक्शन और उसके न्यूमेरिकल, तो वही जो मैं आपको मैंने आपको पहले रिफ्लेक्शन करवाया होगा, उसके डेरिवेशन और उसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवाया। सेकंड पार्ट में आता है रिफ्लेक्शन और उसके न्यूमेरिकल्स, लेंस वगैरह आ जाता है वो करवाया। नाउ दिस थर्ड पार्ट विल बी ऑफ प्रिज्म एंड देयर न्यूमेरिकल्स। ये खत्म हो जाएगा तो फिर सीधा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा और उसके न्यूमेरिकल्स। चार पार्ट में डिवाइड होता है। यू नीड आल्सो टू प्रिपेयर लाइक दैट ऑल्सो, बराबर, आपको भी वही ऑर्डर में प्रिपेयर करना है करने का। Is my voice audible properly? તમને તો આવતો જ હોય ને? ओके चलिए, तो प्रिज्म तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा, वो डिटेल में जाएंगे अब। उसका एक आईएमपी डेरिवेशन है जो मैं करवाने जा रहा हूं, तो पहले प्रिज्म क्या होता है वो बताइए। એમાં જોવાનું નથી, તમને જે ખબર હોય બોલો। મને कंस्ट्रक्शन क्या होता है प्रिज्म का? ट्रायंगल, 3D ट्रायंगल, पिरामिड છે। શું કહે છે? वेरी गुड। इट्स अ 3D ट्रायंगल। इसका कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर देखो, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 ट्रायंगुलर फेसेस and 3 rectangular faces, right? And that gives a property of a light। पहले तो वो रिफ्रैक्शन ही करवाता है, लेकिन ये रिफ्रैक्शन का एक्सटेंडेड वर्जन देखो आप। then it splits the white light into 7 colors। ये आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन, ये हम लेटर ऑन देखेंगे। पहले इसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप लिखिए। prism, you're adding as prism। it is a glass surface made up of, it's a glass surface made up of 2 triangular surfaces, 2 triangular surfaces and 3 rectangular surfaces। 2 triangular surfaces and 3 rectangular surfaces। you can imagine it। you will also have a practical based on this। ये जो भी आपको मैं करवा रहा हूँ ये पूरा हम प्रैक्टिकली भी वेरीफाई करेंगे जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तब, राइट। नेक्स्ट टॉपिक दीजिए, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म एंड प्रिज्म इक्वेशन। प्रिज्म इक्वेशन लिखिए इसमें। फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ प्रिज्म, consider a prism with prism angle A
कैपिटल ए करवाना, कैपिटल ए, बराबर। Some of the reference book refer this as a refracting angle of prism. The नाम एक ही है, either you call it as a prism angle or a refractive angle of prism. Now what we need to do is that कि ये refraction कैसे देता है. So you tell me that it is made up of three triangular surfaces and three rectangular surfaces and two triangular surfaces. So let us consider such prism. You can see that it is having this three surfaces, but when we allow light to fall on it, only the two surfaces will be available. If you allow the light to fall from this particular side, it will come from this side. ये surface हमारे लिए कुछ काम का नहीं. तो defined a prism, जिसका angle of prism A है, तो ये angle of prism हो जाएगा. It can take any value. If it is an equilateral prism, that means A will be equal to 60. Isoscalars है, तो it can take any value. So it is not like that. ऐसा prediction नहीं रखना कि इसका value 60 होता है. It can take any value, right? Now our context is to consider a refraction by this prism. Here the refraction will take place by these two surfaces. AB will be your first surface and A2C will be your second surface. अगर light आप left side से इस पे allow करते हो fall करने के लिए, it's not necessary कि आप left side से allow करो, you can allow it from the right side also. तो ये first surface हो जाएगा, ये second surface. Order बदलेगा लेकिन refraction तो दो surface ही देंगी. Whenever there is surface, आपको Snell's law लगाना है, then you require angle of incidence and angle of that you are defining with respect to, वो angle with respect to किसके reference से define करते हैं? Normal. तो normal तो draw करवा पड़े ना. So as we are having two surfaces, so let us draw this normal. ये एक normal हो गया. That is a normal to the surface AB. And this is a second normal. That is a normal to the surface AC. नाम दे देते हैं इसको ML बोल देते हैं, तो ये NL हो जाए. तो M2L and N2L are the normal drawn to the surfaces AB and AC respectively. Now we have to check how this refraction takes place. So say for that, this is the incident ray of the light. This is called original incident ray, जिसको आपने बाहर के मीडियम से इसके फर्स्ट सरफेस जिसका नाम आपने AB दिया उस पे इंसिडेंट किया. The angle made by this incident ray with the normal is called angle of incidence. મને વધારે આવડતું નથી એટલે કહેતા રહેજો, ભૂલાઈ જાય છે વચ્ચે. So it is called angle of incidence. Angle of incidence हो गया. बाहर से ये लाइट आ रहा है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं कि फ्रॉम विच मीडियम द लाइट इज कमिंग, दैट मींस इट्स एन एयर मीडियम. तो फिर इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स eta1 हो गया. दिस विल बी eta2. प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव, एंड दिस इज अगेन एयर मीडियम थ्रू व्हिच द लाइट इज गोइंग. बराबर. लाइट इज ट्रैवलिंग फॉर दिस सरफेस AB के लिए आप बात करो तो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, ओके पहले मैं लिख देता हूं, आप जो बोलते हो फिर मैं भूल जाऊंगा. फॉर सरफेस AB which we considered as a first surface, देखा है क्या हैंडराइटिंग. So for surface AB light is traveling from air medium to glass medium. ना एक दूसरा भी प्रिडिक्शन होता है आप लोगों का कि ग्लास हो तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड में आप सीखते हो ना, એવું ના હોય બધા ગ્લાસ સરખા થોડી હોય. It will be a different glass, so it will have a different refractive index. Generally 1.5 होता है, लेकिन it can have a different value. तो आपने बोला light is traveling from rarer to, इसका कुछ नाम दे देते हैं ना. Let this is CD. Then this C2D becomes an incident ray. Again you have to tell me that the light is traveling from rarer to denser medium, that means the air to glass, that means जब लाइट rarer to denser जाता है मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन होगा. लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए आप दो केस जानते हो, rarer to denser वाला एंड denser to rarer वाला. होशियार जवाब है. So it will move towards the normal. Towards the normal जाएगा तो फिर ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टेड रे. इसको DE नाम दे दो. So D2E becomes a refracted ray for this first glass surface. बराबर है.
और इसने जो ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ, एंड यू नो दैट कि light should move towards the normal, that means this r1 should be less than, so towards the light. अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ होता, if this refraction doesn't take place, then can I say that this is a incident ray and this will be the direction of original incident ray? अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधा चला जाता, बराबर। रिफ्रैक्शन हुआ इसलिए ये रे मिलने की जगह पे हमें रिफ्रैक्टेड रे होके डीई मिल गया। मतलब हम ऐसा बोल सकते थे कि ओरिजिनल इसको ये पाथ में जाना था, लेकिन ये चला गया डी टू ई पाथ में, मतलब वो डेविएट हो गया, बराबर। तो ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है और आपको जो इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे मिला, इसके बीच में जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल विथ विच इट इज डेविएटेड। इट्स एन एंगल बिटवीन द ओरिजिनल पाथ एंड द पाथ विच इट ट्रैवल्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन। सो इसके लिए हमें तीन angles मिल गए। I is the angle of incidence, R1 is the angle of refraction, and delta 1 is the angle of. If you can see this diagram, you can derive a mathematical relation between these three. अगर आप I को देखो, delta 1 R1 को देखो, तो I can be written as sum of. Oh, so let me write down this. I, that is angle of incidence for this phase, can be written as delta 1. डेल्टा 1 का नाम दिया हमने एंगल ऑफ डेविएशन, सुधो अगर प्लस R1. R1 is the angle of refraction for this phase. You getting with this? चलिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना होगा, क्योंकि अभी तो हमने एक ही सरफेस सॉल्व किया है, सेकंड बाकी है, बराबर। सो द रिफ्रैक्टेड रे फॉर दिस सरफेस, जिसका नाम हमने D2E दिया, विल बिकम अ इंसिडेंट रे फॉर दिस सेकंड सरफेस, बराबर। तो अगर हम सरफेस A to C की बात करेंगे, पहले तो लाइट कहां से कहां पे जाएगा। सो इन दिस केस द लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर। चलिए, सो इट विल ट्रैवल फ्रॉम ग्लास टू एयर, दैट टेल्स यू दैट इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू एग्री। The refracted ray for this surface become a incident ray for this surface. So DE will be a incident ray for this surface. And that incident ray makes some angle with the normal, and that angle is called angle of, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। ये इंसिडेंट रे हो गया ये सरफेस के लिए, इसने ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट बिकम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम, so when light travels from denser to rarer, it moves away from the normal. So ये ऐसे जाएगा, बराबर। EF बोल देता हूँ इसमें, so can I say that EF is refracted ray? सरफेस AC के लिए बात करोगे तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, पूरे प्रिज्म के लिए बात करोगे तो ये इसका नाम बदल जाएगा, इट विल कॉल इमर्जेंट रे। ये ओरिजिनल इंसिडेंट था, फिर उसका रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होके फिर वापस जो बाहर निकला, फाइनली हमें जो दिखेगा, ये अंदर का प्रोसेस हमें नहीं दिखता है, वी विल ओनली सी दिस कि ये हमने इंसिडेंट किया और ये हमें मिला। सो दिस कॉल्ड ओरिजिनल इंसिडेंट रे और दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट। दैट्स, ये एंगल यहाँ पे ये नॉर्मल के साथ बनाएगा, इसको मैं ई बोल देता हूँ। क्यों ई बोला सर? एंगल ऑफ इमर्जेंस पूरे प्रिज्म के कंटेक्स्ट में। और अगर ये फेस के टर्म में देखोगे, ये सरफेस के टर्म में देखोगे, देन इट इज एंगल ऑफ, विचार लो बच्चे को। सरफेस एसी के लिए बात करूं तो ये एंगल का नाम देंगे हम एंगल ऑफ, ये तो पूछू छू पहला कहीं बिजली एंगल में पूछे थे। चलिए, तो इसके लिए ई हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये रिफ्रैक्शन नहीं हो तो कैन आई से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल इंसिडेंट रे, जैसा इसमें मिला था। गेटिंग विद दिस, ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये रे आया था, बराबर। इसके साथ ये जो एंगल बनाएगा इसको हम बोलेंगे ये कितना डेविएट हुआ है। सो दिस बिकम्स, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस सरफेस एसी। अभी ये तीनों के बीच में आपको कुछ रिश्ता मिलता है तो बताइए। E इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस, जहां पे A हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस,
that is an angle made by the emergent ray with the normal. Delta 2 is the angle of deviation, but now this is an angle of deviation for the surface 2, and R2 is angle of incidence. ये सरफेस के R એટલે રિફ્રેક્શન કહી દેવાનું એવું. चलिए, you are getting with this? चलिए, अभी मैं जो आपको क्वेश्चन पूछता हूँ वो बताइएगा, उसका आंसर मेरे को કહું. डेल्टा 2 કેવી રીતે આવું? अगर ये रिफ्रेक्शन विफ्रेक्शन नहीं होता तो ये रे का जो डायरेक्शन आप पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करो तो दिस विल बी द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे. जैसे ये ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था, ये ओरिजिनल इमर्जेंट रे, ये रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको डेल्टा એટલે એને પાછળ કરવાનું. આપણે એવું યાદ રાખવાનું, एक्सटेंडेड रे मस्ट बी ऑफ पहले किसका फिर किसका, એટલે ભૂલ ના પડે, બાકી ભૂલ પડી જાય. સર આપણે ઇન્સિડન્ટ રે કે ડેવિએશન પાઈ we are extending first second આવજો. બટ સર આપણે ઇન્સિડન્ટ કેમ નહીં ઇન્સિડન્ટ सर को आपने डी के लिए एक्सटेंड किया बिकॉज़ अगर वो रिफ्रैक्शन नहीं करता तो सीधा जाता है. हम देख रहे हैं वो पूरे प्रिज्म के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, वो तो अंदर हुआ है, उसको कहाँ एक्सटेंड करने जाएंगे, उसको पकड़ेंगे कहाँ से, फिर एक्सटेंड कहाँ से करवाएंगे. तो इसको पकड़ सकते हैं कि भाई तू बाहर आया तो मैं तेरे को एक्सटेंड कर दूंगा, इसको कहाँ फिर लेने जाएंगे, बराबर, वरना प्रिज्म टूट जाएगा. ठीक है, चलिए. नाउ व्हाट आई एम आस्किंग यू इज दैट, आप मेरे को उसका आंसर बताइए. पूरे प्रिज्म के लिए व्हाट इज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे जिसको आपने एक्सटेंड करके वो मिला. व्हाट इज द फाइनल इमर्जेंट रे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, और वो कहां पे बनेगा, અને પાછું એક્સટીરિયર વાળું. તો કેન આઈ સે ધેટ ધીસ ઇઝ અ ફાઇનલ ડેવિએશન. कितना मिला, આને બધું ભૂલી જાઓ, પ્રિઝમ માં શું છે. ओरिजिनल इंसिडेंट रे आयो, फाइनल इमर्जेंट रे ये मिला. अगर ये प्रिज्म वगैरह नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता, बट ये प्रिज्म था इसलिए ये रे मिलने की जगह पे आपको ये मिला. अभी आपको पता चल जाएगा कि इसको क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि हमें पूरे प्रिज्म के कंटेक्स्ट में डेविएशन चाहिए था. अगर आप प्रिज्म ना आतू, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधा निकल जाता, लेकिन ये प्रिज्म है इसलिए आपको ये रे मिला. तो इसके और इसके बीच का एंगल हुआ, मतलब ये इतना डेविएट हुआ, तो इसको बोलते हैं डेविएशन. किसका डेविएशन हुआ, ये इंसिडेंट रे, मतलब किसके लिए, सरफेस 1 सरफेस 2 के प्रिज्म. So delta is angle of deviation, but this is an angle of deviation for entire prism. सरफेस नहीं प्रिज्म, ડોબાઓ કહું છું સર, પ્રિઝમ તો બી સરફેસ કરો છો. સરફેસ નું તો થઈ ગયું ડેલ્ટા 1 ડેલ્ટા 2, આખા પ્રિઝમ ની વાત કરવાની. પ્રિઝમ માં પછી અંદર ના જવાય આપણાથી, बराबर. चलिए, इन तीनों के बीच में आप कुछ रिश्ता ऑब्टेन कर. अच्छा ऐसा होगा, डेल्टा इज, ऐसा कैसे पता चलेगा, सेव कर दे डायरेक्ट. नहीं तो क्या रीजन, क्या, ओ एक्सटीरियर एंगल. हाँ दिखा. डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ डेल्टा 1 एंड, आपने कुछ लोअर स्टैंडर्ड में ऐसा सीखा होगा. एन था कि कंसीडर अ प्रिज्म विथ अ प्रिज्म एंगल ए, અને પછી આ બધું કરો. ડાયાગ્રામ પેલો માઇક્રો ઝેરોક્સ જેવું નહીં કરતા, આ બધા એંગલ દેખાવા જોઈએ, અમને ખબર પડવી જોઈએ એવો ડ્રો કરજો. હા, ભલે એક પેજ બગડે.
કપાઈ જાય છે કોર્નર નું नहीं अतिश नहीं देखा तो कॉर्नर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स कीप दैट असाइनमेंट कॉपी विथ यू आपको हार्ड कॉपी दिया ना वो साथ में रखिए आज लाया हुआ वेल एंड बेटर बाकी नेक्स्ट टाइम की बदला रख दो પ્રિઝમ નું નામ તો આપણે ક્યાં મેન્શન નથી કર્યું તો આને ક્યુ કરને ચલો બસ બંધ કરવું છે આ વાળું છે ઓનિલા લખેલું છે એમાં કે બીજું છે એટલે આ પાછળ જાય हाँ PQR कर दो कोई बात प्रिज्म का नाम PQR कर दो भाई रिमोट जेवू मोकलाયું છે એવું પાછું આવવા દેજો હા ના લે હવે અમારે રાખ વાંધો નહીં completed
बुक बताओ। सेकंड लास्ट बेंच શું નામ છે? બુક બતાવો શું લખ્યું, કેટલું લખ્યું બતાવો. Completed? ત્યાંથી દેખાય છે? બાકી કોર્નર એક બ્લોક રાખીને ત્યાં પાછળ મૂકવાનું, કારણ કે ડેડ કોર્નર છે. Yes, listen now. Yes, quiet. Now we want this R1 plus R2 in terms of A. We already have decided this. कि हमें ये प्रिज्म इक्वेशन लाना है, तो ये तीनों क्वांटिटी तो प्रिज्म के टर्म में है, इसको भी प्रिज्म के टर्म में लाना पड़ेगा. फॉर दैट आई एम प्रोसीडिंग. तो ये R1 R2 जहां पे आ जाए ऐसा कुछ ट्राइंगल रेक्टेंगल इसमें से आपको कुछ मिलता है तो देखिए डीएलई मिल जाएगा. इसमें R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल कर दोगे तो आपको 180 मिल जाएगा. चलिए, सो इन ट्राइंगल DLE एक एंगल है L1 सॉरी R1 एट D, देन प्लस एंगल DLE, इसका वैल्यू नहीं पता है, प्लस E पे जो एंगल बना वो, एंड दैट इज इक्वल टू, हमने ऐसा बोला था कि R1 और R2 का रिश्ता हमें A के टर्म में लाना है. ये तो हम R1 R2 का रिश्ता लेके आए, तो अभी एक ऐसा ज्योमेट्री आपको लेना पड़ेगा जिसमें A आ जाए और R1 R2 आ जाए. तो इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं. कुछ दिखता है आपको? विजुलाइज करो. ADLE चलेगा? चलिए करते हैं. क्वाड्रिलेटरल ADLE, we don't know about the type. It can be rectangle, trapezium. A पे जो एंगल बना वो A itself, it is A. ये ADL ऐसा एंगल है. DL is the perpendicular to AD. It's 90 degree. तो नॉर्मल है ना. I'm talking about this angle. So this is 90 degree. प्लस ये एंगल DLE तो आएगा ही, प्लस ये वाला एंगल जैसे D पे बना था इधर E पे बनेगा. That is equal to 360 or okay. So we'll get angle A plus angle DLE is equal to
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप कंबाइन कर दो तो आपको R1 और R2 का एक ही टर्म में रिश्ता मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी वी कैन से दैट यहाँ पे मिला आपको R1 प्लस R2 प्लस DL इज 180। यहाँ पे आपको मिला A प्लस DL इज 180। DL और 180 तो दोनों में है, यहाँ पे बाकी बचा एंड यहाँ पे बाकी बचा, तो हमें जो रिश्ता चाहिए था वो मिल गया R1 प्लस R2 का एक ही। बराबर, इसको आप ये इक्वेशन में डाल दीजिए। बराबर है, तो फाइनली यू विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस N, so you can say that I plus E is equal to A plus angle of incidence plus angle of emergence is angle of prism plus angle of, this is called a prism equation। इसको prism equation बोलते हैं। चल कोई भी method can be anything, answer must be same। बराबर, विचार है। તું તો એવું વિચારે છે કે પેટીએમ નું શું કરવાનું હવે? પેટીએમ નું શું કરવાનું થોડી વાર પછી ખબર પડશે। વિચારજે ઘર સુધી શું કીધું તું સરે। Can be asked you in 3 marks। લખવામાં તો સ્પીડ બહુ સારી છે। ના ના, એ તો ક્યાં ના પડે। यस नाउ ये टॉपिक तो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन प्रिज्म के रिलेटेड और एक टॉपिक है। आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ I versus delta। when I say that it's a graph of I versus delta, I we called it's a angle of incidence, original angle of incidence। कौन से एंगल पे आपने लाइट को प्रिज्म के फर्स्ट फेज पे इंसिडेंट किया, दैट्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आपको उसके हिसाब से कितना एंगल ऑफ डेविएशन मिला। इसका मेरे को एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ का रूल आप जानते हो, जो पहला वेरिएबल आता है दैट मस्ट बी ऑन y एक्सिस एंड द सेकंड मस्ट बी ऑन, बराबर, मैं लखवाम भूल થઈ, इट शुड बी ऑफ डेल्टा वर्सेस i। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेंज करते जाओगे, उसके हिसाब से आपको डेल्टा कितना मिलेगा ये हम
फाइंड करना है। तो पहले जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, यू विल स्टार्ट विथ अ स्मॉलर वैल्यू, आ 0 હોય પછી 10 20 30 40 50। तो पहले जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू छोटा रखोगे तब डेविएशन ज्यादा मिलेगा। जितना आप बढ़ाते जाओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, there will be a one value, you can see it, where delta becomes minimum, और उसके आगे फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू और बढ़ाते गए, then deviation also increases. So there will be a some value where delta becomes, so that angle of incidence at which the delta becomes minimum is called I equal to E. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस का वैल्यू आप इक्वल कर देते हो तो आपको ये जो डेविएशन है वो मिनिमम मिलता है। That's a condition that you can practically verify. આ હું તમને practical માં કરાવવાનો છું. This is your practical number 8 if I'm not wrong. 8 या 9 છે ખબર નહીં. In which you need to verify this કે I equal to E करके आपको डेल्टा मिनिमम मिलता है कि नहीं मिलता है। बराबर, अभी आपको सिर्फ याद रखना है। This is a graph of angle of, पहले कौन आया, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये जो हमें एक कंडीशन मिला कि भाई जब I का वैल्यू E होता है तब डेल्टा का वैल्यू डेल्टा मिनिमम होता है। इसके लिए मेरे को एक इक्वेशन डिराइव करना है, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज I एंड प्रिज्म एंगल दैट इज A। इन तीनों के बीच में एक रिश्ता डिराइव करना है। हाउ मेनी सरफेसेस दैट यू आर हैविंग, જેનાથી રિફ્રેક્શન થયું 2। अगर सरफेस AB की बात करते हैं हम, इट्स अ रिफ्रैक्शन, सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में से स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हो। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 डाला, इट इज ट्रैवलिंग टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बताइए इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, n1 sin I is equal to n2 sin R1, बराबर है। उसी तरीके से सरफेस ए क्यू हो गया ना अभी, तो कि તમે આગળ ચેન્જ કરી દેજો કે એ બી મે લખ્યું હોય તો। એ પછી लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम विच मीडियम टू, बताइए स्नेल्स लॉ लगाइए। R2 is equal to N3. We are deriving for which condition, when delta becomes delta minimum। इसका कंडीशन हमने क्या डाला कि when I is equal to E, at that time delta becomes delta, this is called minimum angle of deviation। इतना मिनिमम डेविएशन कोई भी प्रिज्म आपको दे सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज। आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गए, बराबर, ये अलग से डेरिवेशन है इसलिए इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 में से आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि I और E का वैल्यू तो सेम हो गया, n1 और n3 भी सेम है, तो इसका यहाँ पे आता है n1 sin I, दिस इज n3, n1 और n3 तो एक ही है क्योंकि वो दोनों तो एयर मीडियम ही है, जब मीडियम में से आया वही मीडियम में वापस गया है। तो इसका n1 sin I और इसका n3 sin E सेम हो गया, यहाँ पे क्या बचा और यहाँ पे क्या बचा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यू कैन से दैट रिश्ता आपको ऐसा मिल जाएगा कि n2 sin is equal to n2 get cancelled out। if two angles are there which sin values are equal, that means two angles are also equal। r1 is equal to r1 r2 का तो हमने एक रिश्ता फाइंड किया था, आपने लिखा था r1 plus, I assume that let r1 plus r2 is equal to some new value r, और इन दोनों के बीच में हम एक रिश्ता फाइंड किए थे कि r1 plus r2 is equal to, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a is equal to 2r1, a is equal to 2r2 या a is equal to 2r, but it is possible when I is equal to, you getting with this, इतना लिखिए फिर आगे करवाते हैं। अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, लास्ट इक्वेशन लाना बाकी है, हम जगह नहीं।
R नहीं लो तो भी चालશે एक વેલ્યુ વધશે બાકી ખોટી ડાયાગ્રામ તમે ઓલરેડી ડ્રો કરેલો છે હા પછી બીજી વાર ના થઈ જાય ઘણાને એવું હોય કે જે બોર્ડ ઉપર હોય બધું લખી જ દેવાનું પછી એક વાર થઈ ગયું પાછું લખ चलिए कंप्लीटेड yes you get r1 plus r2 is equal to a earlier now you put the condition that I is equal to e that's why r1 and r2 comes out to be तो फिर इसमें मैं r1 और r2 की जगह पे r1 डाल दूंगा तो मेरे को ऐसा मिल जाएगा कि 2r1 is equal to and r1 can be written as agree मैंने आपको बोला था कि आई वांट अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज a एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना रिश्ता चाहिए मेरे को r1 is equal to a by 2 आ गया आप ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो आपके पास है n1 sin i is equal to n2 sin इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी r1 को अगर हमें a by 2 के टर्म में लाना था वो हम लेके आ गए अभी आप प्रिज्म इक्वेशन बताइए क्या प्रिज्म इक्वेशन डिराइव किया था हमने इसमें भी कंडीशन डालना पड़ेगा बिकॉज वी आर फॉर टेकिंग फॉर डेल्टा इक्वल टू वेयर i इज इक्वल टू सो e की जगह पे मैं i डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 2i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम एंड हेंस बराबर है i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय मिल गया हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन था इक्वेशन 1 कुछ ऐसा था n1 sin i की जगह पे डालेंगे
A plus delta minimum by is equal to N2 sin R1 की जगह पे डालेंगे, getting with this, so you'll get N1, सॉरी इसको नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा N2 by N1 is equal to sin A plus delta minimum by अपॉन साइन A by 2। अगर इसमें आपके पास स्पेसिफिकेशन है कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम, यू पुट दिस इक्वल टू 1। अगर लाइट ग्लास मीडियम में जा रहा है तो N2 की जगह पे n रख दीजिए, तो N1 is equal to 1, N2 is equal to n, so you get the refractive index of medium of the material of prism by this equation। ये इक्वेशन के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। दोनों इक्वेशन इसलिए करवाया, इसमें भी आपको ऐसा याद रखना है, हर एक केस ऐसा नहीं होगा कि जो लाइट ट्रैवल करेगा वो एयर टू ग्लास जाएगा। इन सम केस इट विल बी लाइक दैट, कोई लिक्विड में से ग्लास मीडियम में जा रहा है, तो आपको याद रखना है कि इट मस्ट बी अ रेशियो ऑफ ग्रेटर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टू दी, કારણ કે લિક્વિડ નું સ્મોલર હોય, આનું લાર્જર હોય, લાર્જર અપર સ્મોલર લેવાનું, નામ જે બી આવે એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો। ઇઝ યોર સેકન્ડ ડેરિવેશન, लिख लीजिए। Now your choice, if you want to go by theory तो dispersion ની theory कराऊं, बाकी न्यूमेरिकल। The reason to tell that because dispersion is related to this only। આ ખબર પડી ગઈ તો dispersion હવે 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે, એમાં બીજું કઈ નથી। પછી બ્રેક પડશે તો તકલીફ પડશે વચ્ચે। બ્રેક તો હવે કાઢી નાખ્યો ને આપણે, હવે બ્રેક ની જેમ જ ભણો છો ને તમે। Really needed? એમાં તો કોઈ ના પાડતું જ નહીં। બ્રેક આપું તો કન્ડિશન એ છે બહાર નથી જવા, એટલે અર્જન્સી હોય એમને જવાનું છે, અધરવાઇઝ કોઈ જરૂરત નથી। 10:16 to 10:21 5 minutes। एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, तो यू कैन राइट डाउन
साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू या डेल्टा मिनिमम बाई टू है, साइन निकल जाएगा, साइन ऑफ थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, सो बिकमिंग ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई टू. And similarly, sin A by 2 will be rewrite as, in short, you need to remove this sign. Sin card in because sin of theta is almost equal to theta. Now if you solve it, this become, इसकी जगह पे तो a by 2 आ गया, it becomes eta into a by 2, and this becomes sin a plus delta minimum by 2. Sin तो निकल गया, this will be cancelled out. You will get delta minimum is equal to eta a minus, and so delta minimum can be written as a को कॉमन निकाल लो, eta minus डेल्टा मिनिमम लिखो, या फिर इसको आपके रेफरेंस बुक में कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं कि डेल्टा इज a into eta minus 1, बट दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन आपने कंडीशन लिखा एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, उसके लिए ही है. अगर ये पता चलेगा तो आगे मैं आपको डिस्पर्जन वाला थियरी करवा रहा हूँ, वो पता चलेगा. दिस इज एन आईएमपी इक्वेशन, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. राइट इट डाउन, दिस कंप्लीट दिस. चलिए लिखिए नहीं. चलिए राइट इट डाउन. नेक्स्ट, dispersion of light. Dispersion of light. लिखिए, डेफिनेशन लिखवा देता हूं पहले. The phenomenon of splitting of the phenomenon of splitting of white light into its 7 constituent colors, into its 7 constituent colors is called, very good, is called dispersion of light. उसके नीचे लिखिए, the band of 7 colors, the band of 7 colors obtained is called spectrum. उसके नीचे लिखिए थर्ड पॉइंट, for small prism angle,
अभी हमने एक इक्वेशन डिराइव किया, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू n माइनस 1, वो इक्वेशन लिख दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट n माइनस, बराबर। चलिए डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए एक। देयर इज अ प्रिज्म, प्रिज्म रिफ्रैक्शन भी करवाता है, डिस्पर्जन भी करवाता है। When you allow white light to incident in it, it gets splitted into 7 colors. This order is IMP. It is Vibgyor in a reverse order. ઘણા બધા નવા આયા છે ને, સમજાવી દઉં. ના એટલે બોલવાનું ખરી, એમાં ના નથી. इट्स इन अ रिवर्स विब्ग्योर ऑर्डर. आपने इक्वेशन डिराइव किया, डेल्टा इज इक्वल टू, ये देख के बताइए विच कलर इज डेविएटेड मैक्सिमम. वायलेट इज डेविएटेड मैक्सिमम whereas the red is deviated. सो अगर आप डेविएशन का रेंज बनाएंगे तो वायलेट कलर इज डेविएटेड मैक्सिमम एंड देन फिर आप तो वो विब्ग्योर याद कर लीजिए. So the maximum deviation is 4 and minimum deviation is 4. आपने एक इक्वेशन लिखा, उसमें से मेरे को बताइए what is the reason why that the violet color is deviated maximum. પ્રિઝમ એંગલ તો સેમ છે બધા માટે, એક જ પ્રિઝમ છે, આપણે બે ત્રણ પ્રિઝમ તો લીધા નથી. we have taken only one prism. आपने इक्वेशन ऐसा लिखा कि डेल्टा इज इक्वल टू ए, ये तो सेम है सबके लिए क्योंकि एक ही प्रिज्म है. वायलेट के लिए डेविएशन मैक्सिमम मिला और रेड के लिए मिनिमम मिला. इसका रीजन बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस टेल्स दैट द डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए ज्यादा डेविएशन मिलेगा. दैट विल बी फॉर एंड द मिनिमम फॉर. नाउ नेक्स्ट थिंग, ये एंगल कितना होगा डेविएशन का, थीटा. सो थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन, कि कितना डिस्पर्जन एंगल के टर्म में हुआ. इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ये किसका डेविएशन है जो मिनिमम हुआ और ये किसका है. तो इन दोनों का जो डेविएशन होगा उसका मैं डिफरेंस ले लूं मैक्सिमम टू मिनिमम का, तो ये मेरे को पूरा एंगल मिल जाएगा. एंड दैट इज कॉल्ड एन एंगुलर डिस्पर्जन. सो कैन आई से दैट दिस एंगुलर डिस्पर्जन इज मैक्सिमम किसका एंड मिनिमम किसका. The difference between these two is called angular dispersion. Delta V, we know the general equation for delta. We are solving for violet color. Violet के लिए ये equation लिखोगे तो A same. Now it will be a refractive index of -1. Similarly, if you apply this equation for red color, A same. इसको solve करोगे further तो A common निकल जाएगा. The remaining will be
माइनस अंदर दोगे सो इट इज माइनस प्लस -1 + 1, so that you get as A into eta v minus the maximum refractive index minus minimum refractive index into angle of prism will give you that prism will give what angle what angular dispersion आपसे पर कितना एंगल थी आपसे that you can find out using this. आपको कोई भी प्रिज्म दिया हो, any prism is given, if you know its angle of prism that you can find out its angular dispersion. ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ये आपके रेफरेंस बुक में भी नहीं होगा, because this is generally asked in competitive exam और MCQs में पूछते हैं. Another quantity is called dispersive power. ये भी मैं आपको करवा देता हूँ. Dispersive power generally it is denoted by W. You just need to find out कि इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्पर्जन, जो आप जानते हो, that is delta V minus delta upon the average deviation. ये 7 कलर्स है, इसमें मैक्सिमम किसका हुआ, मिनिमम किसका हुआ, तो हम जनरली ऐसा कहते हैं कि एवरेज विल बी ऑफ येलो, येलो ऊपर एवरेज મળે, तो टोटल एंगुलर डिस्पर्जन टू द एवरेज एंगुलर डिस्पर्जन का जो रेशियो होता है उसको डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं. थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, इट्स ए, और अगर ये डेल्टा का फॉर्मूला आप येलो कलर के लिए अप्लाई करोगे तो इस ए will get cancelled out, so the dispersive power is minus upon ny minus. આમાં તો હજી એંગલ ની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. if you are having a prism, आपको ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आपको उसका डिस्पर्सिव पावर मिल जाएगा कि वो कितने पावर से डिस्पर्जन करवाएगा. राइट इट डाउन, दिस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बट एमसीक्यू के लिए एमपी है. We are generally taking average at yellow. अदरवाइज हम कलर के हिसाब से देखोगे तो ब्लू एवरेज होता है, पर एंगल के हिसाब से देखो तो वो एंगल छोटा होता जाता है. सो वी आर टेकिंग येलो एज वेल. ઓનલાઈન માંથી કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો ભાઈ. इवन भाई अनम्यूट होके बताइए क्या रिपीट करना है, એટલે શું रिपीट करूं. Sir, definition of dispersion of light. डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने ऐसा लिखा है कि द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors is called dispersion. Getting it? Yes, sir. Okay. अलग अलग लाइट નું अगर अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ना હોય તો પછી व्हाइट लाइट નું dispersion થાય જ. White light is dispersed into 7 colors because for every color a medium will have a different refractive index and that makes the dispersion. बाकी dispersion થાય જ બરાબર, બાકી રેનબો ફોર્મ થાય જ નહીં. બાકી તારો ક્વેશ્ચન જેન્યુઇન છે, રાઈટ છે, but the correct reason is this. બાકી ખાલી પ્રિઝમ રિફ્રેક્શન જ કરાવી શકે, dispersion કરાવી જ ના શકે. Yes, now take out your textbook fast. Check from the beginning of this chapter.
Yes, quiet. First topic is given as reflection of light by spherical mirrors. That we already done it. I've told you about the reflection, types of reflection, and the laws of reflection. ये already आपको करवा दिया है. Getting with this? After that, the Cartesian sign convention, which we already explained you. बराबर है? Focal length of spherical mirrors. ये आपको बताया गया था कि कॉन्वेक्स का होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का होता है तो नेगेटिव होता है, राइट? वही आपको बता रहे हैं. Then there is a relation between the focal length and radius of curvature that we have completed. ऐसा एक आपको डायग्राम करके कुछ समझाया होगा. Then the mirror equation, have we done it? Okay. Then the magnification, h dash by h is minus v by u. Even along with this formula, we already have done the two extra formula. एक फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला f upon of f minus u, और एक फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस वाला f minus v upon of, which will be helpful to you in MCQs. Then example number 9.1234, which are based on reflection, are completed. Then there comes a refraction. Definition क्या होता है, laws of refraction, Snell's law, ये सब सर ने करवाया होगा आपको. Then total, then there is a lateral shift. हो गया lateral shift? Okay. Then ये lateral shift का आपको एक एग्जाम्पल दिया है जो आप लोअर स्टैंडर्ड में 10th में पढ़े होंगे कि एक्चुअली सनराइज एंड सनसेट इज द अवेबिलिटी ऑफ द सन एट द होराइजन. कि जब होराइजन पे आता है तब उसको हम बोलते हैं कि सनराइज हुआ, और होराइजन से नीचे जाता है तो वो सनसेट हो गया. बट ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो होरिजोन होता है उससे जब नीचे होता है तो हमें उसका थोड़ा ऊपर लगता है, इसलिए हमें लगता है कि सनराइज हो गया है, लेकिन वो होता तो बराबर है होरिजोन के नीचे है. यहाँ पे 2 मिनट का डिफरेंस आता है. फिर ऑलरेडी वो सनसेट हो चुका होता है, लेकिन उसका पोजीशन थोड़ा हमें ऊपर लगता है, इसलिए हमें लगता है कि वो ऑलरेडी वहां पे है, बट वो तो ऑलरेडी सनसेट तो हो चुका होता है, तो वहां पे 2 मिनट का डिफरेंस आता है. टोटली देयर इज अ 4 मिनट डिले इन डे. ये आपने कुछ सीखा होगा. दैट इज ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेयर जो रिफ्रैक्शन करवाता है, इसकी वजह से ये होता है. अपीयरेंस ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, आपने ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, राइट? दैट इज ड्यू टू दिस रीजन. The apparent position of the star is generally higher than it is. जहां पे होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है. एंड आपने कुछ 10th में ऐसा भी पढ़ा होगा कि this is not possible for planets because the planets are nearer to us as compared to the stars, so we consider star as a point object of light, point source of the light, जो planet को हम नहीं कंसिडर कर सकते. ऐसा कुछ एक रीजन बताया गया था उसमें, राइट? Then there is a case of total internal reflection. उसमें हमने दो पार्ट आपको समझाया था. एक पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप लाइट को इंसिडेंट कराओ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, बट द कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ही होता है. तो सम ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट इज गेट रिफ्लेक्टेड इन अदर मीडियम एंड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम बैक. बराबर, दैट इज कॉल्ड अ पार्शियल रिफ्लेक्शन. And when light angle of incidence becomes such that it becomes greater than critical angle, then the total light is get reflected back to the same medium. That is called a total internal, and the angle of incident after which this happens is called critical angle. And the ray which is obtained at a critical angle is called critical ray. उसका हमने एक इक्वेशन बनाया था कि छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन IC, वेयर IC इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. बराबर. आप ये नाउअडेज जो ऑफिसेस वगैरह बनती है उसमें आपने देखा होगा 2-वे ग्लासेस होते हैं, अंदर थी बाहर देखन बाहर थी अंदर. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दैट. बराबर. द लीडर कंपनी ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास इज सेंट गोबेन. आपने कहीं पे नाम सुना, सेंट गोबेन इज द लीडर मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास. बराबर.
उसने सबसे पहले ये इन्वेंट किया था, और उसका भी अगर आप देखो तो फॉरेन कंपनी है, बराबर, एमओयू साइन हुआ होता है इंडिया में, लेकिन साउथ इंडिया में जो डोम शेप होता है, सो उनके कोई डेलीगेशन यहाँ पे आया था, दे हैव सीन दिस डोम शेप, फिर उसने अपना ग्लास का जो डिजाइन बनाया, उसके डिजाइन वो सबसे पहले डोम शेप के बनाए थे, ऑल्दो इट इज अ फॉरेन कंपनी, बराबर। दे हैव यूज्ड दिस प्रॉपर्टी फर्स्ट, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर ने एक आपको इक्वेशन लिखवाया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, intensity of reflected ray IR is equal to IO n2 minus n1 upon n2 plus n1 the whole square। ये एक इक्वेशन होता है, ऐसा होगा तो मैं एक्स्ट्रा में कराऊंगा, तो आपको पता चलता है कि जब बाहर से कोई लाइट आता है तो उसमें से कितना इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाता है और कितना रिफ्रैक्ट हो जाता है। एक एंगल ऐसा मिलता है कि आपको जो लाइट मिलना है, अंदर मिलना, वो बंद हो जाता है, એટલે અંદરથી બહારનું દેખાય પણ બહારથી અંદર નહીં। એવું પાછું એકવાર એવું થાય કે ચેન્જ થાય, હા રાત્રે ચેન્જ, બસ that this is due to this partial and total internal reflection. Then there are some applications of total internal reflection, mirage formation, luming, सब आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। प्रिज्म, ये आपको एक बार रीड करवाना है, बट ये रीड करवाना जो पोर्शन है वो ऑनलाइन में करवा देंगे, बराबर है। બપોરના એક સેશન આવે છે ને ત્યારે કરાવી દઈશું। Then again IMP topic, refraction at a spherical surface and by lenses। तो पहला हमने किया था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, और हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था n2 by v minus n1 by u is n2 minus n1 by r, जो मैंने आपको बोला कि इट्स एन IMP क्वेश्चन, राइट। देन रिफ्रैक्शन बाय लेंस, उसमें ये लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन है, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, गेटिंग। आफ्टर दैट ट्रेसिंग ऑफ रेज बाय लेंसेज, ये शायद सर ने करवाया होगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस होता है तो कन्वर्ज करवाता है, और कॉन्केव होता है तो डाइवर्ज करवाता है, ये आपको सब सर ने करवाया होगा। ये डायग्राम दिए आपको ऑलरेडी, कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करा, कॉन्केव है तो डाइवर्ज करवाता है। फिर इसके मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में ध्यान रखने का, इन केस ऑफ अ मिरर मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू, यहाँ पे माइनस नहीं आता, इट्स ओनली वी बाई यू, ये भूलना पड़े। हाँ 9.7 मैजिशियन वाला क्वेश्चन करवाया था, मैंने करवाया था, ओके। 9.8 done it। then combination of thin lenses in contact કરવાયા था, આ ડેરિવેશન નોટ્સ માં નથી, એટલે મેં કરાવ્યું એમાંથી જ લખવું પડશે, કારણ કે એમાં ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે। एंड इवन दो इसमें तो एक ही फॉर्मूला दिया है कि जब दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस 0 हो, हमने तो एक और फॉर्मूला भी आपको न्यूमेरिकल के टाइम लिखवाया था, if the d is the distance between two lenses then it is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon of f1 plus f। आ तारी बुक है, यहाँ पे लिखा है, गुड। फिर मैग्निफिकेशन, फिर पावर का ही वैसे फॉर्मूला हमने लिखा, और फिर आज हमने जो किया दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, और ये ग्राफ, बराबर है। ये डेरिवेशन हमने करवाया वो बेटर है, काम खबर नहीं पड़े आमा બધું वर्डिंग में आपी दीधું, बेकार છે। देन देयर इज अ रेनबो फॉर्मेशन, वो आज नहीं करेंगे हम, और उसके बाद तो सीधा स्कैटरिंग ऑफ लाइट और हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट शायद निकाल दिया है, आमा आ बुक में नहीं आप। यस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस में से टिक कर लीजिए तो दोपहर में प्रॉब्लम ना हो, कितने हो गए कितने नहीं है। बपोरे लगभग नकुल सर रहશે। check it 1 2 3 4 5 completed। 6 તો પ્રિઝમ વાળો છે એટલે આજે થઈ જશે, કારણ કે પ્રિઝમ થઈ ગયું ને હવે। 1 2 3 4 5 completed, फाइनल 6 आज हो जाएगा। 7 8 9 10 11 तो ना था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। देन 16 17 15 नहीं था, आई डोंट नो। 16 17 तो मेरे को पता है, 17 इज एन आईएमपी क्वेश्चन, मैं कराया उसे कदा जने कीधु भी हसे त्यारे के आईएमपी छे।
then 19, 20, 21, 20 नहीं दो, 21 तो देगा ना, ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, और 31 हो गया होगा, अरे ये 37 છે, કોઈ નામાં 30 પેલો ડાયાગ્રામ વાળો है, ગેલ્વેનોમીટર થી કનેક્ટેડ હતું. Yes. So finally I am taking 9.20 to the last question for today. Okay, છે કે વેઇટિંગ છે. Yes, quiet, and I want one volunteer to read it. Quiet. The screen is placed 90 centimeters from an object. The image of the object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 centimeters. एक मिनट. There is a screen which is placed at 90 centimeter from the object. Generally, a requirement of the screen in case of this optic is to produce an image. Image कहाँ पे produce कराओगे? Screen पे कराओगे. So object और screen के बीच में 90 centimeter का distance. ऑब्जेक्ट का इमेज स्क्रीन पे प्रोड्यूस करवाना है, उसके लिए आप कन्वेक्स लेंस ले रहे हो. दैट इज अ लेंस व्हिच गिव्स द कन्वर्जेंस ऑफ गिवन लाइट. એટલે લાઇટ ને કન્વર્જ કરાઈ અને સ્ક્રીન પર ઇમેજ પ્રોડ્યુસ કરી આપશે. બટ ધ થિંગ ઇઝ ધેટ you have kept this lens at two different positions and these two different positions are 20 centimeter apart. मतलब एक बार जब पोजीशन रखा होगा तब उसका इमेज स्क्रीन पे मिला, स्क्रीन का डिस्टेंस फिक्स रखना है. फिर वो दूसरी बार ऑब्जेक्ट वही है, स्क्रीन वही है, डिस्टेंस भी वही है, लेकिन जो स्क्रीन का जो दूसरा लोकेशन है वो शिफ्ट हो गया. वो पहले और दूसरे लोकेशन के बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. आपने लेंस नहीं बदला है, आपने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस नहीं बदला है, ओनली यू हैव चेंज द लोकेशन ऑफ द लेंस. बराबर, એટલે फोकल लेंथ एक જ રહે. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फर्स्ट केस में एक मिलेगा, सेकंड केस में एक मिलेगा, इमेज डिस्टेंस भी दो मिलेंगे. आपको पूछा क्या होगा? आपको पूछा होगा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, राइट? सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस. सॉल्विंग एक्सरसाइज 9.20. बराबर, डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन इज फिक्स्ड, दैट इज 90 सेंटीमीटर. तो केस 1, आपने लेंस को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा है, फाइंड करना है f, दैट्स अ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस used. So say for that this is a principal axis where this is object placed. Screen को आपने रखा है that is 90 centimeter apart from this object. ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है. In between of object and the screen to produce an image you have placed the convex lens जिसका focal length हमारे पास है नहीं और वो हमें फाइंड करना है. So for say मैंने convex lens यहाँ पे रखा है जिसका फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस से ये डिस्टेंस हो गया जिसको आप बोलोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज मिलेगा आपको स्क्रीन पे. स्क्रीन मतलब इमेज, तो कॉन्वेक्स लेंस से जो ये डिस्टेंस मिलेगा दैट बिकम्स, इन दोनों का मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाएगा कि u1 प्लस v1 कर दो तो आपको दैट इज 90 सेंटीमीटर मिल जाएगा. आर गेटिंग विद दिस? आप फोकल लेंथ तभी फाइंड कर सकते हो जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, तो फिर आप लेंस से लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला यूज कर लो. यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, बट फॉर दैट बीइंग इंडिविजुअली u और v का वैल्यू चाहिए. आपके पास तो एक रिश्ता मिला है u और v का. हाउ मेनी अननोन्स, हाउ मेनी इक्वेशंस? So we need second equation. Then you can solve it. Then you can find out u and v, and then you can find out the focal length. That will be the procedure to solve this question. अभी ये डिस्टेंस फिक्स रखना है, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे ही रखना है, स्क्रीन भी यहाँ पे ही रहना चाहिए. 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिक्स है, बट यू प्लेस द लेंस एट सम अदर लोकेशन. ये इसका फर्स्ट लोकेशन था,
Now the lens is safe for that at this location. बराबर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 90, इज द सेकेंड लोकेशन ऑफ लेंस, और आपको बताया गया है कि ये फर्स्ट लोकेशन और सेकेंड लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 20 सेंटीमीटर. यू गेटिंग विथ दिस? नाउ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक है इसमें, फिजिक्स नहीं है कुछ, वो बताना है. ये केस में हमने लेंस को थोड़ा नजदीक रखा था ऑब्जेक्ट, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा मिला था, इमेज डिस्टेंस बड़ा था, क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स था. नाउ आई हैव टेकन दिस लेंस टुवर्ड्स द स्क्रीन, मैं इसको थोड़ा इमेज के बाजू लेके गया, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा. इसको मैं बोल देता हूं u2 एंड दिस बिकम्स, ये छोटा हो गया v2. इसको अल्टर करोगे आप, ये और ये डायग्राम का अल्टर करोगे, ये डिस्टेंस का यहाँ पे कोई डिस्टेंस के साथ रिलेशन आपको मिल रहा हो तो बताइए. આના જેટલું જ બીજું કોઈ ડિસ્ટન્સ આમાં મળતું હોય તો, જેટલું અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ છે એટલું આમાં, तो u2 कैन बी रिटन एज v1. ये और ये सेम हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा था तो इमेज लार्ज मिला, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाया तो इमेज छोटा मिल जाएगा. सो v2 कैन बी रिटन एज, बस दैट्स इट, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. समझना था वो, एक यही लॉजिक था, दैट व्हाट आई एक्सप्लेन. और बस अभी तो आपको रिश्ता मिल जाएगा, इधर आपको u1 v1 चाहिए या फिर आपको u2 v2, दोनों में से कोई भी एक फाइंड कर लो. सो यू विल गेट u1 v1, तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा. ये कितना है, ये कितना है, u2 या v1, आप जो भी बोलो. तो कैन आई से दैट v1 कैन बी रिटन एज u1 plus 20. This is u1, this is 20. If you add this u1 plus 20, you will get, तो एक रिश्ता इसमें से ऐसा मिलेगा कि भाई v1 का वैल्यू आ जाएगा u1 प्लस, एग्री विथ मी? यस, तो इसमें से आपको ऐसा मिलेगा v1 माइनस u1 इज इक्वल टू, दैट इज इन सेंटीमीटर. इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, you eliminate them, you will get v1, then you will get u1. तो इसको एलिमिनेट कीजिए तो आपको ऐसा मिल जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन बोलता है आपको माइनस u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, u1 get eliminated, you will get 2v1 is equal to, and so v1 can be written as, अगर v1 55 सेंटीमीटर हो गया तो आपको इक्वेशन 1 यूज कर लो, you will get the value of u1. u1 can be written as, यहाँ पे 55 डाल दो, so it will be 90 minus, so u1 can be written as, are you having a value of object distance? Are you having a value of image distance? Can you find out the focal length? We are solving for what? बताइए लेंस फॉर्मूला, 1 by v, खाली नाम v1. Solve it. Take an LCM, so it will be u1 minus v1 upon u1 v1 is equal to f, 1 by f, and so f can be written as u1 v1 upon, put out the values. What's an object distance that you are having? 35 centimeters. Sign convention. Object આ બાજુ છે, image આ બાજુ છે. v1 upon getting with this, so you'll get this f is equal to minus 35 into 55 upon 110, minus minus 55 2s are 35 2s are 17.5 centimeter will be your answer. Wrong આવ્યું મારું, એટલે મેં wrong કર્યું કે તમે, એટલે તમે પેલું કેલ્ક્યુલેટર કરતા. ઓકે, how to verify whether your answer is correct or not? You are solving for which lens? उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव के नेगेटिव? क्या माइनस 90 થાય છે? सॉरी, गुस्से नहीं थी जाओ, डर लग गया. चल सॉल्व करो.
20. But your focal length must be positive, so your answer is correct. Otherwise, no. आपका नेक्स्ट फिजिक्स का टेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे विच चैप्टर 9 પાર્ટ 1 પાર્ટ 2 છે કે એક આખું જ આપું છું આખું થઈ જ જાય ને જે તમે લોકો કહો છો અમે વિચાર્યું હતું પેલા અમે હું સર અમે વાત કરતા ત્યારે અમે બી એવું જ વિચારતા કે 9 પાર્ટ 1 9 પાर्ट 2 विल बी देयर बट a situation happens is that कि 9 पार्ट 1 पार्ट 2 में रख रहे थे तो तब तक तो 10th और 11th भी खत्म हो जाता था तो 9 पार्ट 1 રાખીએ પછી 9 પાર્ટ 2 પર લઈ જાય ત્યારે તો 10th भी પતી ગયું હશે ને 11th ચાલુ થઈ ગયું હશે તો ત્યારે જ્યારે 10th કરતા હશું 11th કરતા હશું તો તમે 11th પ્રિપેર કરશો કે 9 પાર્ટ 2 નું કરશો so better to keep 9th entire 10th and then 11th અને જો એમાં પાછું બ્રેક કરવા જતા હતા તો પાછું JEE નીટ માં પ્રોબ્લેમ થતો so making that proper timetable we kept at 9 थोड़ी कैपेसिटी વધારો હા 9:15 to 11:15 ના લેક્ચર માં 10 મિનિટ તો બ્રેક મળે છે તમને અને તો બી 11 વાગે છે તો બસ નહીં ચાલે હજી તો આજે બે થિયરી કરાવી એન ડિસ્પર્ઝન કરાવ્યું એક ન્યુમેરિકલ કરાવ્યું બીજું કઈ કરાવ્યું બી નથી એટલા PhD બી લીધું બી નથી મેં I know it's been longer that you attended this offline session. Barabar. So I'm not habitual of this things from last 1.5 and 2 years. And this you will realize when you will give offline test. I'm using word offline test. Online. Assignment.
સેન્ટીમીટર લખી દઉં સી હાથ લાગી ગયો છે રાઇટ ડાઉન વન ક્વેશ્ચન ફાસ્ટ જાતે સોલ્વ કરવાનો છે પછી જ જવા મળશે ઓ ભાઈ પૂછતો નથી કહું છું લખો I am reading the question. You just need to write down the data. Two converging lenses of powers 5 diopter and 4 diopter. Two converging lenses of powers 5 diopter and 4 diopter are placed 5 centimeter apart. Are placed 5 centimeter apart. Find focal length and power of combination. Find focal length and power of combination. Now they are converging lens એટલે convex હોય. Convex lens હોય એટલે power positive આવે. Power diopter માં હોય that means એની જે focal length આવે તમને મીટર માં મળે. And whenever two lenses combination, two or more lenses are in combination, first of all you have to check whether there is some distance or not. આમાં distance આપ્યું છે 5 cm એટલે તમારે distance વાળું ફોર્મ્યુલા લેવું પડે બરાબર અને યુનિટ કન્વર્ઝન પ્રોપર કરવા પડે તો તમારો આન્સર આવશે. You know formula of focal length of combination? अभी हमने डिस्कस किया 1 by f is 1 by plus 1 by minus d upon, पर आपको तो यहाँ पे पावर दिया है तो उसको पावर के टर्म में लिख दीजिए ना 1 by f is p, 1 by f1 is p1 plus 1 by f2 is minus d into f1 f2 का हो जाएगा तो उसमें से पावर मिल जाएगा, पावर मिलेगा तो फोकल लेंथ अपने आप मिल जाएगा. लिखाऊं मैं तो તમારે જાતે કઈ કરવાનું જ નહીં હા. लिखो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P equal to P1 plus P2 minus D into bracket P1 P2. P equal to P1 plus P2 minus small d into bracket P1 P2. Now we are having P1 P2 D डाल दीजिए 20 power no 20 unit पहला पावर तो 120 कॉम्बिनेशन का पावर चाहिए. पावर तो फाइंड कीजिए डायोप्टर में. ओ भाई પાવર ડાયોપ્ટર માં હોય એટલે પેલું ડિસ્ટન્સ છે સેન્ટીમીટર માંથી મીટર માં લાવવું પડે. अरे पर ये सेंटीमीटर लेकिन फोकल लेंथ के लिए तो मिस करके ज्यादा 1/20 चलेगा. चलो भाई बालकनी में सॉल्व થાય છે પાછળ કરો છો સોલ્વ કરો છો.
डायप्टर सेंटीमीटर, तो उसको 1/f कर दीजिए तो पावर मिल जाएगा। ये तो सेंटीमीटर में है 12.5। પાવર 8 આવશે, પછી ફોકલ લેન્થ મળી જાય ને 1/. Yes, are you getting power is 8 diopter? All of you? કોઈને ના મળ્યું એવું છે? બધાને આવી ગયો? तो पावर मिल गया तो फोकल लेंथ मिल जाएगा ना, f is 1/p, 1/8 कर दिए तो 0.125 પણ એ મીટર માં આવશે, so it will be 12.5 centimeter. This is more than enough for today. Sir, excuse me, sir. Clear to all of you? Is Sir, there any doubt regarding this?